आज आपका पहला स्टोर एंड मटेरियल मैनेजमेंट का क्लास है। आज जो चीज पढ़ेंगे या आज से जो चीज पढ़ाऊंगा मैं पूरा रूट लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर आप कभी भी स्टोर का एग्जाम नहीं दिए हो, अगर आप कभी भी बुक ही नहीं पकड़े हो, कभी भी स्टोर का मटेरियल आप देखे नहीं हो, तो भी आप एक बाय एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हो। रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं बताया कि इस बार की जो पैटर्न की एग्जाम होगा वो सबसे आसान पैटर्न एग्जाम होना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे मुश्किल पैटर्न है वो उसको हम हटा दिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाया कि इस बार की जो पेपर, जो पिछले बार की जो सिलेबस के मुकाबले 2025 की जो सिलेबस है वो सबसे आसान सिलेबस दे दिया। 3 कंटेंट को हटा दिया, जो सबसे जबरदस्त कंटेंट थे वो सबको हटा दिया गया। अगर ये तीनों कंटेंट को हटा के मैं बाकी स्टोर प्रोसीजर को देखता हूं और मटेरियल मैनेजमेंट को देखता हूं, तो मटेरियल मैनेजमेंट के नाम पे केवल 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है और स्टोर प्रोसीजर का 80% आपका बचा हुआ है। इसका मतलब है कि नाम को कहने के लिए केवल मटेरियल मैनेजमेंट बच गया, पूरे के पूरे स्टोर प्रोसीजर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं एकदम ग्राउंड लेवल से, बेस लेवल से, रूट लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कंटेंट वाइज पढ़ाऊंगा और मटेरियल के साथ पढ़ाऊंगा। आपके प्रत्येक फैक्ट्री की जो स्टोर प्रोसीजर सिस्टम है और मटेरियल मैनेजमेंट या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वो सभी एक जैसे होते हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। केवल मात्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो स्टोर प्रोसीजर है या मटेरियल मैनेजमेंट है वही आपको पढ़ने से क्या एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे? बिल्कुल। 80% से लेके 90% तक क्वेश्चंस आपके फैक्ट्री की मटेरियल मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और जो 20% क्वेश्चंस आते हैं वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो आपके प्राइवेट चेन सप्लाई के बारे में या स्टोर मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल कम क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 2022 में 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मतलब अदर कॉर्पोरेशन की जो स्टोर मैनेजमेंट होता है उसी से आपको आया हुआ था। पहली बार आया 2022 में आया, लेकिन उसको भी इस बार कंटेंट हटा दिए। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए बढ़िया से, जो फैक्ट्री होती है आपकी, उस फैक्ट्री को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो मेन कैटेगरी होता है आपका वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो 3 डिपार्टमेंट में हम पूरे फैक्ट्री को डिवाइड करते हैं उसका मेन सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर पूरे फैक्ट्री निर्भर करता है, पूरे फैक्ट्री के कर्मचारी निर्भर करता है और इसी प्रोडक्ट को हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं और इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे डायरेक्ट लेबर जो कि हम लोग जैसे एम्प्लॉइज सभी इन्वॉल्व होते हैं। प्रत्येक एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट इसी एंड प्रोडक्ट को फाइनल बनाने के लिए या एंड से प्रदान करने के लिए ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। चाहे इसी एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए असिस्टिंग डिपार्टमेंट कितने भी हो जाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी फैक्ट्री को जब बनाया जाता है या एस्टैब्लिश किया जाता है तो हमारा उद्देश्य होता है फाइनल प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करने का, क्योंकि यही होता है हमारा प्लानिंग से लेके सेलिंग, इसी के पीछे हमारा लगे रहते हैं हम। ये 2 डिपार्टमेंट के बिना क्या ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट चल नहीं सकता है? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर इन 2 डिपार्टमेंट की सहायता नहीं लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंट्रोल है, आपका जो लॉजिस्टिक कंट्रोल करते हैं आप, जो आपकी लेबर आने से फैक्ट्री आने से लेकर फैक्ट्री जाने तक की जो रिकॉर्ड रहता है, उनकी जो लॉजिस्टिक कंट्रोल करते समय जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो सभी स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे पास इस प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन सेक्शन को असिस्ट करने के लिए 2 और सेक्शन रखा जाता है। जैसे कि मैं राइट साइड में दिखा रहा हूं, ये सर्विस एंड मेंटेनेंस सेक्शन में आपके सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि आपके फायर ब्रिगेड, स्टोर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट तथा कुछ पीबी डिपार्टमेंट टाइप कुछ बहुत सारे सर्विस एंड मेंटेनेंस ग्रुप रहते हैं। उसी प्रकार हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लॉजिस्टिक कंट्रोल के लिए या मटेरियल की मैनेजमेंट के लिए या फिर हमारे स्मूथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारे असिस्टिंग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, लोकल अकाउंट ऑफिस पता होगा, बिल ग्रुप पता होगा, वर्क ऑफिस पता होगा, सीपीपी पता होगा, सेंट्रल प्लानिंग प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं,
CCP पता होगा, कॉस्ट सेंटर प्लान बोलते हैं आपका। क्या बोलते हैं ये और भी बहुत सारे ऑफिस है जिनको हम मटेरियल मैनेजमेंट या MCO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MCO या मटेरियल कंट्रोल ऑफिस बोलते हैं, जो कि मटेरियल मैनेजमेंट को संभालता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को या चेन सप्लाई को पूरा संभालता है। ऐसे सभी ऑफिस इसी एडमिन ग्रुप में रहते हैं। उसका भी एक लुक आपको दिखाता हूं, कौन से ऑफिस जो है हमारे इस प्रोडक्शन सेक्शन को असिस्ट करते हैं। ये जो दो सेक्शन आप देख रहे हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनाता है उसी को हम सेल करके हमारा जो यूनिट है वो प्रॉफिट कमाता है, और उसी को सैलरी के तौर पे हम लोगों को भी देते हैं। इन्हीं को स्मूथली रन करने के लिए दो असिस्टिंग डिपार्टमेंट रहता है, एक होता है सर्विस, एक होता है एडमिन। जैसे कि मैं बताया, सर्विस डिपार्टमेंट में R&D सेक्शन होता है, क्वालिटी सेक्शन होता है, स्टोर सेक्शन होता है, मेंटेनेंस सेक्शन होता है, प्रोविजनिंग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे इसको मतलब सर्विस देने के लिए होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। आप बोलोगे कि सर स्टोर सेक्शन ये तो आपका MM सेक्शन के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है, क्योंकि 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 था ये। 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसी के ऊपर एक सवाल आया था कि स्टोर डिपार्टमेंट किसके अधीन रहता है। स्टोर डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू व्हिच डिपार्टमेंट? सेल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, इसी प्रकार आया था। सर्विस नहीं था, स्टोर डिपार्टमेंट था। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट था, अकाउंट डिपार्टमेंट, MM डिपार्टमेंट, जैसे कि स्टोर सेक्शन किसके अधीन था? क्वेश्चन ऑप्शन ए में था आपका किसका था? सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट था, बी में था आपका मटेरियल डिपार्टमेंट था, मटेरियल, सी में था आपका और दो ऐसे ऑप्शन में था, ठीक है, 2 ऑप्शन में था। तो आप सभी को यहाँ पे ये मटेरियल डिपार्टमेंट को ही लगाना पड़ा था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर सेक्शन को बता रहा हूं। तो ध्यान रखें इस चीज को कि स्टोर सेक्शन बिलोंग्स टू सर्विस डिपार्टमेंट, बट स्टोर सेक्शन को कंट्रोल करता है MM या MCO, मटेरियल मैनेजमेंट ग्रुप या मटेरियल कंट्रोल ऑफिस। ये दो तरह के सवाल आपको सेम पैटर्न के है, दो तरह के सवाल आता है। अगर आपका सर्विस सेक्शन ऑप्शन में होगा तो आपका मटेरियल डिपार्टमेंट ऑप्शन में नहीं होता है। अगर मटेरियल डिपार्टमेंट होगा तो सर्विस डिपार्टमेंट ऑप्शन में नहीं रहेगा। एक छोटा सा ओवरव्यू है, आपको बता दिया। इसके बारे में एक से एक पूरा कंटेंट वाइज आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसी प्रकार जो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं, ये एडमिन डिपार्टमेंट हमारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके हमारे लॉजिस्टिक कंट्रोल और मैनेजमेंट की पूरे चीजों को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे लॉजिस्टिक कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए और स्मूथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में कई सारे ऑफिसेस रहते हैं, जैसे कि CPP। तो आप नोट कर सकते हैं, CPP मतलब होता है सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। इसके बारे में मैं सभी एक एक ऑफिस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, खाली इतना समझ लीजिए ये प्रत्येक फैक्ट्री मतलब पूरे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एज वेल एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, प्रत्येक फैक्ट्री की प्रत्येक यूनिट की ये धड़कन होता है। ये ऑफिस सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस, प्लानिंग से लेके मतलब परचेजिंग से लेके, ठीक है, परचेजिंग प्लानिंग से लेके सेलिंग तक पूरे सप्लाई चेन को मैनेजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट ये सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस होता है। ध्यान रखें इस चीज को। और इसी को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, इसी को हम वर्क ऑफिस के भी नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं। किनको असिस्ट करने के लिए? CPP को असिस्ट करने के लिए। ड्राइंग सेक्शन रहता है इसी के अंदर, पैटर्न सेक्शन रहता है इसी के अंदर, रेट एंड एस्टिमेट सेक्शन रहता है इसी के अंडर में। इसी के अंडर में ये जो कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट सेंटर प्लानिंग रहता है, ठीक है, कॉस्ट सेंटर प्लानिंग ये भी रहता है, ठीक है, CPP CCP कॉस्ट सेंटर प्लानिंग ये भी रहता है इसी के अंडर में। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस रहते हैं जो कि इसी के अंडर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा,
उसी के साथ साथ आपका जो MCO होता है, मटेरियल कंट्रोल ऑफिस होता है, वो भी इसी के अंडर काम करता है, मतलब इसी की निगरानी में काम करता है। ठीक है, ये सभी लॉजिस्टिक एंड मटेरियल मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। MCO का काम बहुत बड़ा है, बहुत जवाबदारी वाला है, वो सभी चीज को मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद इसको देखिए, स्मूथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेबर ब्यूरो होता है, बिल ग्रुप होता है, ALO मतलब असिस्टेंट, ठीक है, ALO हो गया है, LAO होनी चाहिए था। लोकल अकाउंट ऑफिस होता है, PBG होता है, प्रोविजनल ग्रुप, जो कि आपका सप्लाई ऑर्डर और आपका परचेज ऑर्डर वगैरह प्लेस करता है, ताकि कोई सामान अगर हमारे फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, हमें आउटसोर्सिंग करना है, बाहर से मंगवाना है, किसी दूसरे फैक्ट्री से मंगवाना है, या किसी दूसरे स्टोर से मंगवाना है, या फिर किसी दूसरे यूनिट से हमें ऑर्डर पे तौर पे मंगवाना है, तो ये सभी चीज की हमारा जो सप्लाई ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को यही प्लेस करता है। कौन? PBG सेक्शन, ठीक है, प्रोविजनिंग ग्रुप बोला जाता है। उसके बाद आता है रेट एंड एस्टिमेट सेक्शन, उसके बाद आपका वर्क ऑफिस वगैरह, सभी का काम अलग अलग होता है, और ये सभी इसी CPP के अंदर कार्य करते हैं, जो कि सभी इसी CPP को रिपोर्टिंग करते हैं। इसके एक एक डिटेल में आपको बड़ी तरीके से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, और आपको एक एक करके लिखवाऊंगा कि कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे स्मूथली रन होता है, सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा खाली ओवरव्यू देख लीजिए और मैं फिर आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सभी कैंडिडेट्स, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए कि हमारा जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाता है, ये किसके आधार पे बनाता है। बढ़िया से समझना है इस चीज को कि फैक्ट्री अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, आप सभी कर्मचारी हैं फैक्ट्री के, किसी को 1 साल 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल भी हो गया होगा, आप हमेशा सुनते होंगे फैक्ट्री में कि इंडेंट आया, इंडेंट नहीं आया, ऐसे सुनते होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आप सुन लीजिए कि जो इंडेंट आना, इंडेंट नहीं आना, ये सब चीजें ये किस लिए बोला जाता है, ये होता क्या है। तो सुन लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जो हमारे फैक्ट्री, ठीक है, जो हमारे फैक्ट्री को ऑर्डर मिलता है, वो हमेशा ऑर्डर हमारा देता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है। और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, खाली इतना समझ लीजिए कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमें सभी प्रकार के ऑर्डर को, ज्यादातर 99% ऑर्डर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तरफ से आता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये हमारा मान लीजिए कि हमारा एक घर है, जिसके अंदर ही जो 41 फैक्ट्रियां हैं, वो छोटे छोटे कमरा है, ये समझ लीजिए। जो हमारे घर के अंदर आ गया, उसके बाद वो वहां पे फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो सामान किस घर में, किस रूम में रहेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अगर एक बड़ा सा घर है तो 41 कमरे में है, और 41 कमरे में कौन सा कमरा सही रहेगा वो सामान को रखने के लिए या सामान की व्यवस्थित करने के लिए, उसी को हम जो है डिसाइड करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसको ऑर्डर देने वाले कुछ लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। मैं ये बोलेंगे आपके लिमिटेड क्यों, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझना आपको जरूरी है कि लिमिटेड इसीलिए क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री है ना, हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है या ऑर्डिनेंस बोर्ड है, इसका निर्माण जो होता है ना, ये एसेंशियल सर्विस के लिए किया गया है। मतलब ये ऐसा एसेंशियल सर्विस है जिसको ना कभी बंद किया जा सकता है, ना कभी रोका जा सकता है। मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट या फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा रक्षा क्षेत्र में उपयोग होता है। मतलब हमारा प्रत्येक यूनिट रक्षा क्षेत्र के लिए कार्य करता है। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कस्टमर्स भी लिमिटेड होते हैं। हम किसी बाहर व्यक्ति के कहने पे ऑर्डर नहीं लेते हैं या ऑर्डर को नहीं बनाते हैं, प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो कस्टमर्स होते हैं, वो जब हमें ऑर्डर देंगे, वो उन्हीं के बिहाफ में हम कार्य करते हैं। तो हमारे इसी चीजों को लेके हमारे जो फैक्ट्री है, हमारे फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, उसके कुछ लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फैक्ट्री के कस्टमर कुछ 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जैसे पहला ग्रुप में हमारे फोर्सेस आते हैं, ध्यान रखें, पहला ग्रुप में हमारे सभी फोर्सेस आते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं, ध्यान रखें। सेकंड में हमारे सभी MHA के अंडर जितने होते हैं,
एमएचए के अंडर आप जानते होंगे कि एमईएस या फिर आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस कह दिया तो मतलब सब कुछ आ गए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सभी जितने भी हैं सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस उसी एमएचए के अंडर आते हैं। और ये सभी जो है जितने एमएचए के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, वो सभी हमारे कस्टमर्स होते हैं। पीएसयू जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं वो सभी हमारे कस्टमर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, रेलवे वगैरह, वो भी हमारे कस्टमर होते हैं। उनको भी कुछ चाहिए होता है प्रोडक्ट, तो हमें अगर ऑर्डर देंगे हम उनके लिए भी बनाएंगे डेफिनेटली। उसी प्रकार कुछ सिविल ट्रेड्स होते हैं जिनको हम प्राइवेट इंडेंटर्स बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एम्प्लॉई अगर कुछ डिमांड करता है तो भी हम बनाते हैं, लेकिन स्पेशल डिमांड होता है, इसलिए इसको परचेज रिक्वेशन बोला जाता है। वो रिक्वेशन देता है, ऑर्डर नहीं देता है। ओके, तो ये जो चीज आपको मैं बताया, ये चीज को देखिए, मैं आप सोचोगे कि सर ये आप कहां से पढ़ा रहे हैं, या आप ये चीज तो हम शायद कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़े होंगे। यही तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज सभी चीज पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाए, कोई भी आपको ऑफिस मैनुअल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑफिस मैनुअल से जो चीज आपकी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड है वो सभी चीजों को मैं भी पढ़ाऊंगा, कोई और भी पढ़ाएगा, वो भी पढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारा चीज मैं बताऊंगा जो कि मेरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टोर प्रोसीजर और मटेरियल मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, पूरे आउट ऑफ सिलेबस है, मैं वो सभी इतने सारे कंटेंट, इतने सारे पेजेस आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, जो कि कोई काम का नहीं है, तो वो आपका पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। और आपके पास उतना टाइम वेस्ट करने के लिए अब दिन बचेंगे नहीं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, एकदम मारामारी हो जाएगा, इतना तेजी से सभी पढ़ने लगेंगे। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं हमें ऑर्डर्स देते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स पे हम कार्य करते हैं। और आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो हमारे कस्टमर ऑर्डर देते हैं उनको, उन ऑर्डर्स को अलग अलग नाम से जानते हैं हम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे कि मैं बताया वो हमारा मुख्य घर होता है, और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो एक एक छोटे छोटे कमरे उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो कस्टमर, हमारे लिमिटेड 6 कस्टमर हैं, वो 6 कस्टमर जिस प्रकार जैसे ऑर्डर दिए उसी को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया, यहां पे देख लीजिए बढ़िया से, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, बढ़िया से देखिए, ठीक है, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं हमारे, ये आर्म्ड फोर्सेस हमें ऑर्डर देते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हमें ऑर्डर देते हैं, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। क्या? इंडेंट। ध्यान रखें, इसी को चलिए यहीं पे लिख देता हूं, इसी को बोलते हैं हम इंडेंट। ध्यान रखें, अगर हमें ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस से मिला या एमएचए से मिला तो उसी को हम बोलते हैं इंडेंट। ध्यान रखें, इन दोनों से अगर ऑर्डर मिलता है तो उसको इंडेंट नाम से जानते हैं। अगर पीएसयू से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर हमारे प्राइवेट इंडेंटर से अगर ऑर्डर मिलता है तो इसी को हम परचेज ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस ऑर्डर से जानते हैं? परचेज ऑर्डर, ठीक है, इसी को हम परचेज ऑर्डर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जैसे हम लोग अगर किसी एम्प्लॉइज के द्वारा कुछ चीजों की डिमांड हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कुछ लकड़ियों की सामान के लिए हम ऑर्डर देते हैं, कुछ गाड़ियां होते हैं जिसको हम लेने के लिए भी ऑर्डर देते हैं, जैसे कि जिप्सी वगैरह हो गया, पहले होता था अब तो उसको बैन कर दिया गया है, वो हो गया, ड्रम वगैरह हो गया। ऐसे कुछ ऑर्डर अगर हम देते हैं, रिक्वेशन देते हैं ताकि हमें फैक्ट्री से ही मिले, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? रिक्वेशन, ठीक है, एम्प्लॉइज रिक्वेशन या परचेज रिक्वेशन, ठीक है, परचेज रिक्वेशन। इसी के बाद एक और ऑर्डर होता है जिसको हम एसडब्ल्यूओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसडब्ल्यूओडी। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एसडब्ल्यूओडी का मतलब होता है सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट। एस पर सप्लीमेंट्री, डब्ल्यू फॉर वर्क, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर ड्राफ्ट। ये जो एसडब्ल्यूओडी होता है, एकदम से ध्यान में रखिएगा, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ऑर्डर देता है, उसी को हम
SWOD के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर है जो कि छोटे छोटे फैक्ट्रियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है और ये MOD हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को देता है। तो ये सभी चीजें ये ऑर्डर ही होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर हमारे तीनों फोर्सेस के द्वारा या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जितने भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं सभी को इंडेंट, PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडेंटर से जो ऑर्डर मिलते हैं उसको हम परचेज ऑर्डर, और एम्प्लॉइज जो कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज होते हैं उसके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसको हम सर्विस रिक्वेशन या परचेज रिक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। और जो SWOD होती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहां से ऑर्डर प्राप्त करते हैं? MOD से प्राप्त करने वाले ऑर्डर को हम SWOD या सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप सभी को यहां पे ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये जो इंडेंट होता है, ठीक है, हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हमारा सपोज आर्मी ने दिया इंडेंट, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में फिर एक्सट्रैक्ट क्या होता है, और हम कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट हमारे फैक्ट्री में आया कि इंडेंट आया, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसको थोड़ा सा आप बताएं, तो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये एक्सट्रैक्ट हम जब सुनते हैं तो ये क्या है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज हैं, ये सभी चीज तो हम फैक्ट्री में रह के सुनते हैं, इंडेंट आया, इंडेंट नहीं आया, कभी कोई बोलता है नहीं एक्सट्रैक्ट नहीं आया, ये सब क्या होती है। तो बढ़िया से सुने स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडेंट और एक्सट्रैक्ट में जो कंफ्यूजन होता है वो कुछ इस प्रकार कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें, कहां गया, ठीक है, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर दिए और किसको दिए? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आया, क्या आया? ऑर्डर आया, वो उस फैक्ट्री के लिए हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए हो, वो इंडेंट इन हुआ तो इसलिए इंडेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए इंडेंट हो गया। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जब ऑर्डर मिल गया, सपोज टैंक बनाने का कार्य है, सपोज हैंड ग्रेनेड की काम है, ठीक है, हैंड ग्रेनेड बनाना है। आर्मी ने 1 लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिए, किसको? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो दिए उसको बोला जाएगा इंडेंट, क्योंकि आपको बताया था कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस अगर इस प्रकार के ऑर्डर देते हैं तो उनको इंडेंट कहा जाता है। तो इंडेंट हो गया किसके लिए? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये सोचेगा कि मुझे हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर मिला है और मेरे पास 41 यूनिट्स हैं, तो कौन सक्षम है हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए? तो वो सभी के साथ सभी का जो मतलब क्राइटेरिया है, उस सभी क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेगा, देखेगा, उसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी है उसको परखेगा। उसके बाद वो सोचेगा कि चलो हम खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को, OFK को ऑर्डर दे देते हैं। तो अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक ऑर्डर देगा, किसको? फैक्ट्री को, जिसको जैसे कि मैं बताया कि OFK को ऑर्डर देगा। तो ये जो दिया, ये इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, खमरिया के लिए ये हो गया इंडेंट। क्या हो गया? ये इस फैक्ट्री के लिए हो गया इंडेंट। बट जो यहां से जो ऑर्डर आया वो हो जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक्सट्रैक्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक्सट्रैक्ट छोड़ा, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक्सट्रैक्ट छोड़ा और यहां पे जब खमरिया में पहुंचा वो खमरिया फैक्ट्री के लिए इंडेंट हो गया। ठीक है। तो देखिए वही इंडेंट, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ऑर्डर आया तो इंडेंट के रूप में इसका हुआ, फिर ये जो छोड़ा वो एक्सट्रैक्ट छोड़ा, फैक्ट्री के लिए वो इंडेंट हो गया। समझ सकते हैं आप? ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट उसने छोड़ दिया, इसीलिए उसका नाम एक्सट्रैक्ट हो गया। ये एक्सट्रैक्ट जो छोड़ता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये तरह तरह के टाइप में छोड़ता है। मतलब क्या होता है? टोटल जो एक्सट्रैक्ट होता है वो 5 प्रकार के एक्सट्रैक्ट छोड़ता है।
इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये इंडेंट और एक्सट्रैक्ट की जो कंफ्यूजन है वो मैं पहले दूर करना चाहूंगा, क्योंकि आगे के जितने भी मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा सभी में इंडेंट और एक्सट्रैक्ट के आधार पे सभी कुछ निर्भर करेगा। तो इसीलिए इंडेंट और एक्सट्रैक्ट की जो कंफ्यूजन है मैं आपको आज के इस क्लास में, छोटा सा क्लास में मैं आपको इसको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कल लगातार जहां से आज छोड़े हैं वहीं से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्लासेस है ये डेमो क्लास आपके लिए है, मेरे लिए तो फाइनल क्लास है। तो मैं जहां से छोड़ूंगा वहीं से फिर आपको पढ़ाना चालू करूंगा। तो देखिए, जो इंडेंट और एक्सट्रैक्ट में जो कंफ्यूजन है वो मैं पहले दूर कर देता हूं। इंडेंट वर्सेस एक्सट्रैक्ट यहां पे आपको समझना है, ताकि आपको कभी भी ये कंफ्यूजन ना रहे। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंडेंट होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हमारा प्रमुख ग्राहक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स प्रत्येक सितंबर और अक्टूबर में ये तैयार कर लिया जाता है और मार्च 31 से पहले ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दे दिया जाता है। ध्यान रखें कि जो भी हमारे आर्मी, जो तीनों फोर्सेस होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स की जो SHIS होता है, ठीक है, जो हमारा उनके स्टोर में क्या है नहीं है, जिसको डिपो में क्या है, कितना कमी है, कौन सा रिक्वायरमेंट है, वो सभी डिपो से पहले SHIS मतलब स्टोर होल्डर इनेबिलिटी सीट, इसका प्लानिंग कर लिया जाता है। क्या नहीं है, किस चीज को हम मंगाए, किस चीज को ऑर्डर करें, वो सभी चीज जो है वो डिपो से पहले रेडी कर लिया जाता है, प्लानिंग कर लिया जाता है, और ये सितंबर से अक्टूबर के अंदर तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद अप्रूवल लेके मार्च 31 से पहले, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च चलता है, तो इसीलिए मार्च 31 से पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर दिया जाता है ऑर्डर देके। तो ऑर्डर आता है किसके पास, हमारे OFB के पास। अब OFB द्वारा इस मांगों की समीकरण करके उस रिलेटेड फैक्ट्रीज के सहायता से जिस दस्तावेज के आधार पर उक्त आपूर्ति को सुनिश्चित की जाती है उसे हम इंडेंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि 1 लाख हैंड ग्रेनेड मुझे बनाना है, तो मैं किस फैक्ट्री को दूंगा, क्या उस प्रकार के रिसोर्सेस इन फैक्ट्रियों में है। तो वो जो हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो बेसिक क्राइटेरिया को वो पहले एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा। वो देखेगा कि एमुनिशन फैक्ट्री मेरे पास 6 एमुनिशन फैक्ट्री है, तो मैं चंद्रपुर को दे सकता हूं, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को भी दे सकता हूं, मैं बड़मल को भी दे सकता हूं, इसी प्रकार मैं इटारसी को भी दे सकता हूं। इसी प्रकार सपोज उसने एनालिसिस किया, उसको लगा कि रिसोर्सेस ज्यादा खमरिया के पास है, तो वो खमरिया को वो ऑर्डर दे सकता है। तो वो जो खमरिया को ऑर्डर दिया वो उसके लिए एक्सट्रैक्ट उसने निकाला, लेकिन फैक्ट्री के लिए क्या हो गया, वो इंडेंट का रूप ले लिया। इंडेंट को डायरेक्टर DGOS जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विस होते हैं, जो कि हमारे, ठीक है, इंडेंट को DGOS आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा ऑर्डिनेंस संबंधित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो आर्मी हेडक्वार्टर के DGOS होते हैं वो इंडेंट को उनके द्वारा डायरेक्ट हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जारी किया जाता है। ध्यान रखा जाए, ये जो हमारे इंडेंट होता है, ठीक है, हमारे ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नहीं, ये DGOS के द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बदले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जारी किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जारी किया जाता है। फैक्ट्री फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फैक्ट्री को इंडेंट देता है। फैक्ट्री की CPP सेक्शन, ठीक है, ध्यान रखें, फैक्ट्री की CPP सेक्शन ही इंडेंट का कस्टोडियन है। और जब कभी भी ये जो एक्सट्रैक्ट आता है, ध्यान रखें, जब कभी भी एक्सट्रैक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से आता है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की CPP, मैं आपको बताया कि CPP सेक्शन धड़कन होता है प्रत्येक यूनिट की, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो CPP सेक्शन से ये एक्सट्रैक्ट आता है हमारे फैक्ट्री की CPP सेक्शन को, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ओके, उसके बाद देखिए जो हमारे इंडेंट में इंडेंट आता है हमारे फैक्ट्री को, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक्सट्रैक्ट छोड़ा हमारे फैक्ट्री के लिए वो इंडेंट हो गया। वो जो एक्सट्रैक्ट छोड़ा था उसमें जो हमारे फैक्ट्री के लिए इंडेंट बना, उसके जो डिस्क्रिप्शन रहता है, जो विवरण रहता है, कुछ इस प्रकार रहता है। टाइप एंड नोमेनकल्चर ऑफ मटेरियल, किस प्रकार के हमें मटेरियल चाहिए, सामान किस प्रकार चाहिए। ADR और ADC, आप सभी को पता है कि ADR और ADC जो होता है एंटिसिपेटेड डेट ऑफ रिक्वायरमेंट और एंटिसिपेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन होता है, जो कि ADR और ADC बोलते हैं इसको। मतलब एक प्रोबेबल डेट होता है, एक
संभवतः एक डेट दिया जाता है कि इतने तारीख तक मैं आपकी डिमांड को फुलफिल करूंगा, एक पहले देना पड़ता है, तभी जाके वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्योंकि जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो एक टाइम के साथ होता है कि इतने टाइम तक हमें इतने मटेरियल की आवश्यकता है। वो समय अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर हो सकता है कि हमारा वो मटेरियल की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए एक एडीआर दिया जाता है जिसको हम एंटिसिपेटेड डेट ऑफ रिक्वायरमेंट बोलते हैं या एंटिसिपेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। कितनी क्वांटिटी की हमें हैंड ग्रेनेड चाहिए? 1,00,000 क्वांटिटी की मटेरियल चाहिए। ये मटेरियल क्या है? हैंड ग्रेनेड है। उसी प्रकार कंसाइनी डिटेल्स, देखिए कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनी डिटेल्स मतलब होता है कि किसको ये मटेरियल दिया जाएगा और किसने, ये कंसाइनर होता है और कंसाइनी होता है, प्राप्त करने वाला, भेजने वाला। उसके बाद होता है अथॉरिटी, कौन दिया है, और प्रीवियस रिसोर्सेस, उनके पास वो पहले से हमारा कहां से मंगवाते थे, अब किस प्रकार यूज करते थे, ये सब थोड़ा सा प्रीवियस रिसोर्सेस के बारे में भी उसके डिटेलमेंट दिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आते हैं हम एक्सट्रैक्ट के तरफ। एक्सट्रैक्ट क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है प्रेषण करना या भेजना या निकालना, ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो ऑर्डर मिला वो उसके लिए इंडेंट हो गया, और उसने जो निकाल दिया, मतलब जो पत्र निकाल के फैक्ट्री को दिया, उसी को ही हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट जो होता है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से निकल के जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो इंडेंट का रूप ले लेता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये पत्र जब संबंधित फैक्ट्री को मिलती है तो उक्त फैक्ट्री के लिए वो इंडेंट बन जाती है। ठीक है, और जब ये एक्सट्रैक्ट निकलती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से तो वो अपने इंडेंट रजिस्टर में इसको उल्लेख करते हैं। जब फैक्ट्री में पहुंचता है, ध्यान रखें, जब ये फैक्ट्री में ये पत्र जब फैक्ट्री संबंधित फैक्ट्री को पहुंच जाता है तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जो इंडेंट आया उसको एक्सट्रैक्ट रजिस्टर के एनेक्सचर एपी सीरियल नंबर 15 चैप्टर 10 में उल्लेख किया जाता है। ये एक बार बस एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये एक बार बस एग्जाम में आया हुआ था, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो इंडेंट पहुंचता है और एक्सट्रैक्ट छूटता है तो वो एक्सट्रैक्ट कितने नंबर था एक्सट्रैक्ट का, वो हमारे इंडेंट जो एक्सट्रैक्ट रजिस्टर हम रखते हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक्सट्रैक्ट नंबर को हम लिख लेते हैं। और वो जो इंडेंट छोड़े, ठीक है, इंडेंट दिए हमारे फैक्ट्री को, तो वो उस फैक्ट्री की इंडेंट नंबर को नोट कर लेते हैं, बस इतना ही है। और एक्सट्रैक्ट की 5 कॉपी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सीपीपी विभाग से फैक्ट्री के सीपीपी विभाग को विद रेफरेंस ऑफ एडीवी एक्सट्रैक्ट कॉपी, देखिए एडीबी मतलब होता है एडवांस। देखिए ये क्या होता है, 5 कॉपी को हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है 5 कॉपी के एक्सट्रैक्ट छोड़ता है और कहां देता है, सीपीपी विभाग को देता है। तो ये 5 कॉपी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे पहले ये चीज को समझ लीजिए कि एडवांस एक्सट्रैक्ट कॉपी क्या होता है। तो क्या होता है, मैं जैसे कि थोड़ा सा आपको बताया था कि जब हमारे फैक्ट्री को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जब हमारे जो हमारे कस्टमर होते हैं, सपोज आर्मी ने ऑर्डर दिया 1,00,000 की हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए, तो जैसे कि मैं बताया कि हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है कि जो हमारे बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक रिसोर्सेस किस फैक्ट्री के पास उपलब्ध है, मैं उसी को ऑर्डर दूंगा। ये केवल सोचता नहीं है, ये इस सोचने के साथ साथ उसको ये बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक रिसोर्सेस जिसके पास होता है उनके साथ वो कंसल्ट करता है और उसके बाद उनको एक एडवांस एक्सट्रैक्ट भेजता है। क्या भेजता है, एडवांस एक्सट्रैक्ट भेजता है उस फैक्ट्री को, संबंधित फैक्ट्री को। जब वो एडवांस एक्सट्रैक्ट पहुंचता है उस संबंधित फैक्ट्री से, जैसे कि मैं बताया कि ओएफ को वो भेजा, ओएफ के खमरिया फैक्ट्री जैसे ये एडवांस एक्सट्रैक्ट कॉपी प्राप्त करेगा तो वो सर्वे करना चालू कर देता है। सर्वे करने के लिए हमारे पास ये जो सीपीपी जो डिपार्टमेंट है, मैं आपको पहले ही बताया था कि सीपीपी डिपार्टमेंट में हमारे कई सारे विभाग होते हैं। सर्वे करने के लिए क्या, जिसको हम सर्वे बोलते हैं, ये सर्वे एक नॉन टेक्निकल वर्ड हो जाता है, हम एस्टिमेटिंग बोलते हैं। हमारे फैक्ट्री में इस शब्द को एस्टिमेटिंग बोलते हैं और ये एस्टिमेटिंग सेक्शन एक होता है कि वो एस्टिमेट करने में लग जाता है। सीपीपी, ध्यान रखें, सीपीपी के अंडर में एक वर्क ऑफिस होता है, ध्यान रखें,
वर्क ऑफिस होता है। ये वर्क ऑफिस एक्टिव हो जाता है और ये वर्क ऑफिस कई सारे छोटे 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 ऑफिसों की सहायता लेता है। जो हमारे इंडेंट आया, उस इंडेंट में जो हमारे नोमेनकल्चर दिया है, मटेरियल की नोमेनकल्चर, उसकी ड्राइंग ऑफिस से कांटेक्ट करता है, उसका ड्राइंग मंगवाता है। वो ड्राइंग को वो पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद पैटर्न ऑफिस से कांटेक्ट किया जाता है, टूल सेक्शन से कांटेक्ट किया जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, मशीन सेक्शन से, टूल एंड मशीन इक्विपमेंट सेक्शन से कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद उनकी कंसल्ट करने के बाद फिर रेट एंड एस्टिमेट सेक्शन जो होता है, एस्टिमेटिंग करने में लग जाता है। ये सभी डिटेल में आपको, ये सभी का जो ऑफिस जिनका नाम बता रहा हूं मैं, उन सभी ऑफिसों का काम भी आपको एक एक करके लिखवाऊंगा और उसका मटेरियल भी दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये तो ओवरव्यू है, मैं आपको एक छोटा सा चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूं। क्लास ओवर टाइम हो गया है, इसको बताने के बाद मैं आज का क्लास समाप्त करूंगा। तो ये जो रेट एंड एस्टिमेटिंग होता है, उसके बाद पता चलता है कि हमारे खमरिया फैक्ट्री जो है इस 1 लाख की ऑर्डर को बनाने में सक्षम है कि नहीं है। अगर सक्षम होगा तो एक्सेप्टेंस लेटर फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। उसी एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फाइनल एक्सट्रैक्ट भेजता है। तो एक बार में एक्सट्रैक्ट नहीं फाइनल भेजा जाता है, पहले एडवांस भेजा जाता है, फिर फाइनल एक्सट्रैक्ट भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमारा जो एक्सट्रैक्ट होती है, वो एक्सट्रैक्ट हमारे फैक्ट्री में पहुंच के इंडेंट का रूप ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवर टाइम हो गया है, मैकेनिकल क्लास की टाइम हो गया है, वो लोग भी इंतजार करेंगे। तो जो एक्सट्रैक्ट की कैटेगरीज है, इसके बारे में मजेदार चीज बताऊंगा। यहीं से क्लास समाप्त करते हैं। कल ठीक 7 बजे फिर मिलते हैं और फिर क्लास को चालू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला क्लास था, थोड़ा मैं नर्वस भी था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एकदम से रेलवे का क्लास हमारे बैचेस लगता है, एकदम से क्लास खत्म हुआ और मुझे तुरंत आके फिर सर्वर चालू करके आपका स्टोर का क्लास चालू करना पड़ा। फिर अभी देखिए आपका क्लास खत्म होगा, मैकेनिकल का क्लास चालू होगा। तो रेलवे पहले चलता है, फिर एलडीसी की क्लासेस हम चलाते हैं। तो एक के बाद एकदम मतलब कंजिक्यूटिव क्लासेस हो जाती है, हम थक भी जाते हैं, क्योंकि आपके जैसे हम लोग भी जो है फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं। मेरा नाम वेंकटेश मिश्रा है, मैं जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री में नौकरी करता हूं और मैं एक एमसीएम हूं। तो बस इतना ही मेरा परिचय है और मैं मैकेनिकल भी पढ़ाता हूं एलडीसी वालों को, स्टोर, और पहले तो एफएसपी था, फैक्ट्री अकाउंटिंग और स्टोर प्रोसीजर, पिछली बार भी स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया था। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे चार्जमैन बन गए और कई सारे स्टूडेंट्स इस ग्रुप में भी जुड़े हैं जो नहीं हो पाए थे, क्योंकि पिछले बार तो इतना धांधली हुआ था कि क्या बताएं, मतलब पेपर होने से पहले ही पेपर बढ़ चुका था। तो कई सारे दुर्भाग्यजनक स्टूडेंट थे जो कि अनलकी कह सकते हैं आप, तो वो लोग भी इस बार भी पढ़ रहे हैं। तो पहला क्लास कैसा लगा मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे अगर आज अच्छा क्लास नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कल का क्लास अच्छा नहीं होगा। आपके लिए कल और बेहतरीन क्लास आपको दूंगा और प्रॉपर मटेरियल के साथ दूंगा। इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद।